आज हम लोग सिविल सर्विसेज के कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं 1971 इंडो पाक वॉर, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में जो वॉर हुआ था उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान की बुरी तरह से बैंड बजाई थी और पाकिस्तान के एक टुकड़े को काटकर एज एन इंडिपेंडेंट नेशन उसे एस्टैब्लिश किया था। आज ये पहले पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, बट 1971 के वॉर के बाद इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दिलाया था पाकिस्तान से और इसे एज एन इंडिपेंडेंट नेशन एस्टैब्लिश किया था और इसका नाम दिया था बांग्लादेश। बेसिकली होता क्या है कि पाकिस्तान, जैसे आप देख रहे हैं, पहले दो पार्ट में डिवाइडेड था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के लोग हेट करते थे, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन लोगों को हमेशा गालियां देते थे, उन लोगों को हमेशा कहते थे तुम लोग काले हो, तुम लोग गिड्डे हो, तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग दूसरी भाषा बोलते हो और तुम लोगों को कोई राइट नहीं मिलना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह से होता था जिस तरह से आज बलूचिस्तान में होता है। तो ईस्ट पाकिस्तान से हुआ क्या, 1971 में जब इलेक्शन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान से एक लीडर शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो जीत जाते हैं और जीतने के बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वो नॉमिनेट होते हैं। जब वो बहुत ज्यादा वोट से जीतते हैं और एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नॉमिनेट होते हैं तो ये बात वेस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो बिल्कुल नहीं सोच सकते थे कि यहां का कोई लीडर उठकर आए और पूरे पाकिस्तान पे राज करे। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेने के लिए वेस्ट पाकिस्तान पहुंचते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी वहां पे क्या करती है कि पाकिस्तानी आर्मी वेस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। तो जैसे पाकिस्तानी आर्मी शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करती है तो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत हंगामा होता है, वहां के लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहां के लोग बोलते हैं कि उनको जल्दी से छोड़ो और प्राइम मिनिस्टर बनने दो। तो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है, वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्ट आकर यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में अटैक करती है, ईस्ट पाकिस्तान में घुसती है और बहुत बुरी तरह से वहां के लोगों को परेशान करती है, उनको मारती है, उनको पीटती है और यहां तक कि 30 लाख लोगों को जिंदा काट देती है। ये बात याद रखिएगा, ये डेटा नोट कर लीजिएगा, 30 लाख लोगों को जिंदा काट दिया गया था और उसके साथ 4 लाख लड़कियों का रेप किया गया था वहां पर ईस्ट पाकिस्तान में और बहुत ही बुरी तरह से उन लोगों को परेशान करते थे और उन लोगों को बिल्कुल जीने के लायक नहीं छोड़ रहे थे, उन लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे थे। तो जब ऐसा होने लगा तो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान से कुछ लोग, लगभग 10 लाख लोग भागकर अपनी जान बचाने के लिए इंडिया आ गए, इंडिया तक घुस गए और इंडिया में आने के बाद वो फिर वापस नहीं जाना चाहते थे। तो उस टाइम पे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने देखा कि एक तो यहां पर जो काम कर रही है वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी आकर के, वो काम एक तो गलत है, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के हिसाब से तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, एंड सेकेंडली कि वहां पे लोग तभी जो यहाँ इंडिया में आ गए हैं ये तभी वापस जा सकते हैं जब यहाँ पर शांति हो जाए। तो इंडियन आर्मी को इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया कि आप अभी जाइए और जा करके वॉर कीजिए ईस्ट पाकिस्तान वालों के फेवर में और वेस्ट पाकिस्तान वालों को उधर से वापस भेजिए। ये सिचुएशन क्रिएट हो गया था। लेकिन उस टाइम पे सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि इंडियन आर्मी वहां पे अगर वॉर करने के लिए उस टाइम पे जाती तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था वहां पे, क्योंकि यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा था इंदिरा गांधी को कि आप ये मत भूलिए कि ये मानसून का टाइम है, क्योंकि वो अप्रैल चल रहा था, 2 महीने में मानसून आने वाला है और जब मानसून आता है तो ईस्ट पाकिस्तान के इस रीजन में पूरा फ्लड आता है, बुरी तरह से नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो इस एरिया में अभी लड़ना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अभी यहाँ पे अटैक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम लोग एक काम कर सकते हैं कि किसी भी तरह से इस अटैक को पोस्टपोन करके नवंबर तक लेकर जाते हैं और तब तक ईस्ट पाकिस्तान में जो एक आर्मी काम कर रही थी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए, जिसको मुक्ति वाहिनी कहते हैं, वो कहते हैं कि मुक्ति वाहिनी के लोगों को हम लोग यहाँ बुला लेते हैं और यहाँ बुलाकर नवंबर तक उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको सिखाते हैं कि आगे लड़ाई कैसी करनी है वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ। तो नवंबर तक आप अभी वॉर के बारे में मत सोचिए, नवंबर के बाद जब यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक हो जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये सजेशन दिया था फील्ड मार्शल मानिक शाह ने। फील्ड मार्शल मानिक शाह ने कहा था इंदिरा गांधी को कि आप नवंबर तक किसी तरह से भी इसको वॉर करने के बारे में मत सोचिए, नवंबर के बाद हम लोग वॉर करेंगे और नवंबर तक यहाँ पे हम लोग मुक्ति वाहिनी को लेकर आएंगे और ट्रेनिंग देंगे कि आगे कैसे वॉर में पार्टिसिपेट करना है।
तभी क्या होता है कि नवंबर तक तो किसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट इस मैटर को रोक कर रखती है, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गलती करता है। पाकिस्तान को लगता है कि अभी हम लोग क्या करेंगे कि अगर इंडिया यहाँ पे परेशान करेगा या इंडिया इन लोगों का साइड ले रहा है तो इंडिया को भी मजा चखाना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि वेस्ट पाकिस्तान जो है उसको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट एक स्ट्रैटेजी बनाती है। वो स्ट्रैटेजी बनाती है कि ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया जो है, यहाँ हम लोग डिफेंसिव रहेंगे, यहाँ हम लोग बिल्कुल डिफेंसिव रहेंगे, यहाँ पे हम लोग वॉर नहीं करेंगे और यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से अटैकिंग रहेंगे। तो ये डिसाइड करती है इंडियन आर्मी की ये दोनों जगह जो है, ये दोनों जगह पे हम लोग डिफेंसिव रहेंगे, यहाँ से वॉर नहीं करेंगे, इस जगह को सिर्फ डिफेंस करके रखेंगे ताकि पाकिस्तान की आर्मी यहाँ नहीं घुसे, और यहाँ हम लोग अपना अटैक कंटिन्यू रखेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑफेंसिव बन के रहेंगे। बट होता क्या है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। पाकिस्तान 3 दिसंबर को इंडिया में यहां से घुसता है। 3 दिसंबर को चंडीगढ़, आगरा और आसपास के इलाकों में पाकिस्तान की फाइटर जेट्स आती है और धुआंधार बॉम्ब फेंककर चली जाती है। बहुत देर तक फाइटर प्लेन रहती है और बहुत कुछ डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करती है। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड निकाल के आता है, वो लोग घुसती है, इंडिया पे अटैक करती है, आगरा एयरबेस पे भी अटैक करती है, लेकिन इंडिया का कोई भी आर्मी वाला नहीं मरता है, उसमें कुछ भी नहीं बिगड़ता है। हाँ, वो लोग जरूर फेंक कर जाते हैं बॉम्ब इधर उधर, बट इंडिया को कोई वैसा नुकसान नहीं होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि अगर इंडिया डायरेक्ट अटैक करती पाकिस्तान पे तो यूनाइटेड नेशंस में ये बात निकलकर सामने आता कि क्यों इंडिया ने डायरेक्ट पाकिस्तान को अटैक किया। बट इंडिया के पास अब एक पॉइंट मिल गया था कि चूंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी मेरे ऊपर अटैक कर दिया है तो अब मैं पाकिस्तान पे अटैक कर सकता हूं। तो इंडिया क्या करती है कि इंडिया अपनी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज करती है। यहाँ जैसलमेर के पास में एक जगह है लोंगेवाला, यहाँ पे टोटल 120 आर्मी के लोग रहते हैं और इस जगह को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो पाकिस्तान को लगता है कि यहाँ तो सिर्फ 120 लोग ही है, तो यहाँ अटैक करने की कोशिश करते हैं, और अगर यहाँ अटैक हम लोग करते हैं तो बहुत इजीली हम लोग इंडिया में घुस जाएंगे और इंडिया को डैमेज कर सकते हैं। बट याद रखिएगा कि जब 3 दिसंबर को ये चीज होता है उसके बाद लोंगेवाला में अटैक करती है पाकिस्तानी आर्मी। ये लोग अपनी बॉम्ब्स को लेकर, तोपों को लेकर, सब चीज को लेकर यहाँ घुसने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जब इंडियन इंटेलिजेंस बताती है इन लोगों को कि पाकिस्तान की आर्मी यहाँ से अटैक करने वाली है, तो यहाँ पे इंडिया के सिर्फ 120 जवान ही खड़े थे, जबकि पाकिस्तान वहां से 2800 लोगों के साथ आ रही थी। 2800 आर्मी मैन थे उनके जो घुस रहे थे, और उसके साथ में तोप और सब कुछ लेकर के आ रही थी। तो इन लोगों को वार्न करती है इंडियन इंटेलिजेंस कि देखो यहाँ तो तुम लोग 120 हो, आज रात को अटैक होने वाला है, तो यहाँ पे अपने आप को डिफेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ से शायद तुम लोगों को अभी स्टेप बैक लेना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे जो कमांडर थे जिन्होंने चार्ज लिया हुआ था, उनका नाम था कुलदीप सिंह चांदपुरी। कुलदीप सिंह चांदपुरी जो थे वो बेसिकली सिख थे। तो सिख की एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो तो 1.25 लाख से 1 को लड़वाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पे हम लोग यहां से नहीं हटाएंगे और हम लोग 120 ही मिलकर अगले 24 घंटे, अगले 12 घंटे तक, यानी पूरी रात भर पाकिस्तान को यहां अगर रोक ले तो मॉर्निंग में इंडियन एयरफोर्स आके ये सबको डिस्ट्रॉय करके चले जाएगी। तो वो बोलते हैं कि अब हम लोग पीछे तो हट ही नहीं सकते हैं, 2800 को हम लोग संभाल लेंगे सिर्फ 120 मिलकर, बट थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो आइए समझते हैं कि कुलदीप सिंह चांदपुरी ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई जिसके थ्रू यहाँ पे 120 आर्मी वाले जो थे वो 2800 के साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कुलदीप सिंह चांदपुरी वही है जिनका रोल बॉर्डर फिल्म में सनी देओल ने किया है। तो यहाँ पे उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों के पास में ऐसा कोई वेपन भी नहीं था, 3 सिर्फ लैंड माइन्स थी और बाकी कुछ नहीं था, बाकी आर्मी वाले थे। और यहां से इतने ज्यादा लोग आ रहे थे कि रोकना मुश्किल होता। तो वो लोग स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि सबसे पहले थोड़े डिस्टेंस पे 3 लैंड माइन्स लगाते हैं, और उसके बाद उसके थोड़े से और ज्यादा डिस्टेंस के बाद लगातार लाइन से टिफिन्स में पत्थर भर भर के वो लोग चारों तरफ रख के फैला देते हैं। अब होता क्या है, पाकिस्तान की आर्मी जब आती है 600 टिफिन्स वो लोग उस तरह से रखते हैं, 600 टिफिन्स रखते हैं, उसमें पत्थर रखते हैं और चारों तरफ फैला देते हैं। अब जब पाकिस्तान की गाड़ी आती है, पाकिस्तान आर्मी आती है, उसकी जब फर्स्ट टैंक जब चढ़ती है पहले लैंडमाइंस के ऊपर में, तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दूसरी गाड़ी चढ़ती है दूसरे के ऊपर, उस जगह पर, वहां पे भी बहुत बड़ा धमाका होता है।
थर्ड गाड़ी भी चढ़ती है, थर्ड टैंक भी चढ़ती है, वहां पे भी बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, क्योंकि वो तीनों लैंड माइन्स को उन्होंने फ्रंट में लगाया था। अब पाकिस्तानी आर्मी को लगता है कि हम लोगों को शायद कहीं से गलत इंफॉर्मेशन मिला है, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही लैंड माइन्स बिछाकर रखा हुआ है। वो 600 टिफिन को देखते हैं और रात भर डर जाते हैं, और वो लोग डर के क्या करते हैं कि अपने यहां से बुलाते हैं लोगों को कि वो लैंड माइन्स को निकाले, एक्सपर्ट्स आए और अगर कुछ वैसा है तो उनको डिफ्यूज करें। और रात भर वो लोग 600 टिफिन को लेकर जाते हैं, डर डर के जाते हैं, खोल के देखते हैं, उसमें उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब ये इस तरह की स्ट्रेटेजी फैला रहे थे और जब ये लोग देखते हैं कि अरे अब यहाँ तो सिर्फ ये सब टिफिन है, ये सब में तो लैंड माइन्स है ही नहीं, तब तक कुलदीप सिंह चांदपुरी क्या स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि 2 किलोमीटर के रेंज तक गड्ढा बनाते हैं और उसमें अपने 120 जवानों को फैला देते हैं, 2-2, 4-4 फीट, 5-5 फीट के डिस्टेंस पे। और जैसे 4-5 फीट के डिस्टेंस पे 120 जवानों को फैलाते हैं और वहां से चारों तरफ से जब फायरिंग शुरू होती है तो ये लोग सोचते हैं कि 2 किलोमीटर के रेंज से फायरिंग हो रहा है। अगर 2 किलोमीटर के रेंज से फायरिंग हो रहा है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है कि सिर्फ 120 लोग ही फायरिंग कर रहे हो। इसका मतलब इंडियन आर्मी तो पूरी तरह से तैयार है और बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर वॉर करने के लिए तैयार है। तो इसके मतलब हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो गलत मिली थी। तो वो लोग जब तक सोच में पड़ते हैं, और यहाँ पे कुलदीप सिंह चांदपुरी को यह पता था कि अगर हम लोग रात तक इन लोगों को रोक लेंगे तो सुबह में तो हमारी एयरफोर्स आएगी और इन लोगों को खदेड़ कर भगाएगी। और बिल्कुल वही होता है, अर्ली मॉर्निंग तक वो लोग किसी तरह से इन लोगों को रोक लेते हैं और उसके बाद में वहां एयरफोर्स आती है। एयरफोर्स आकर पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी को और उनके सामानों को डिस्ट्रॉय करके चली जाती है। तो सबसे पहले उनकी ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे खत्म हो जाती है। यहाँ ध्यान दीजिए, 2800 लोगों की आर्मी थी और उसके साथ में उनके पूरे वेपन्स थे, लेकिन 120 लोगों ने बहुत स्मार्टली काम किया और पाकिस्तान के इधर वाले मिशन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। इस बात से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगता है और पाकिस्तान का मूड बहुत खराब होता है। तब तक यहां से इंडियन आर्मी घुस रही थी और इंडियन आर्मी घुस के क्या करती है कि ईस्ट पाकिस्तान पे मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट देती है और यहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे उन लोगों को मारना शुरू करती है। तो धीरे धीरे जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होना शुरू होता है तो अब ये लोग देखते हैं कि एयरफोर्स वाली जो वॉर हुई उसमें पाकिस्तान हार गई, क्योंकि उन्होंने पहले आगरा एयरबेस पे बॉम्बार्डिंग किया था, सब कुछ किया था, लेकिन उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने आके उन लोगों को वहां भी हराया। यहाँ भी एयरफोर्स वाले जाते हैं और जाकर के इन लोगों को मारकर वहां से भगा देते हैं। तो अब जो लड़ाई शुरू होती है वो नेवी के थ्रू शुरू होती है। अमेरिका ने उस टाइम पे इनको एक शिप दिया था। तो पाकिस्तान की एक सबमरीन होती है जो यूएसए से लेते हैं, वो है PNS गाजी। ये सबमरीन बेसिकली क्या है, ये पानी के अंदर चलती है, ऊपर से दिखेगा नहीं और जाकर बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करके आ सकता है अपने एनिमी को। तो पाकिस्तान क्या करता है, PNS गाजी को भेजता है। क्यों भेजता है PNS गाजी को? क्योंकि यहां पे इंडिया के पास भी एक शिप है जिसको हम लोग बोलते हैं INS विक्रांत। तो अब जब एयरफोर्स की लड़ाई में पाकिस्तान को सक्सेस नहीं मिला, ऐसे लड़ाई में आर्मी में जब बैटलफील्ड हुआ उसमें सक्सेस नहीं मिला, फील्ड पे सक्सेस नहीं मिला, तो ये लोग क्या करते हैं कि PNS गाजी के थ्रू टारगेट करते हैं INS विक्रांत को डैमेज पहुंचाने के। बिकॉज INS विक्रांत में क्या होता है कि बहुत सारे फाइटर प्लेन्स यहाँ पे रहते हैं और यहाँ से डायरेक्ट फाइटर प्लेन्स जाकर के कहीं भी अटैक कर सकते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग PNS गाजी से INS विक्रांत को उड़ा देते हैं तो यहाँ पे इंडिया का नेवी का बैकबोन टूट जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा फिर इन लोगों के लिए। तो ये लोग PNS गाजी को इस रास्ते से भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया का ऑलरेडी एक नेवल शिप जो है वो खराब रहता है और उसको विशाखापट्टनम डॉक पे रखा जाता है क्योंकि उसका रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है। तो अभी इंडियन एक्सपर्ट्स जो होते हैं, इंडियन इंटेलिजेंस वालों को जब पता चलता है कि PNS गाजी को यहां से लगाया गया है INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उन लोगों को लगता है कि सबसे पहले तो INS विक्रांत को छुपाना जरूरी है, एंड सेकेंडली एक ऐसी इंफॉर्मेशन लीक करा देते हैं जिससे कि पाकिस्तान को लगे कि INS विक्रांत जो है या किसी और जगह पे खड़ा है, ताकि जहां INS विक्रांत खड़ा है वहां PNS गाजी पहुंचे ही नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो INS राजपूत नाम का जो ऑलरेडी यहाँ पे सबमरीन था और ये जो शिप था जिसकी की रिपेयरिंग वर्क चल रही थी वाइजैक में,
वहां पे एक तो इंफॉर्मेशन ये दिलवाते हैं, वहां से मछुआरों को हटाते हैं और सबको ये इन्फॉर्म कराते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा शिप आने वाला, आईएनएस विक्रांत, और रिपेयरिंग के लिए रुकने वाला है, तो यहाँ से आप लोग खाली करके हट जाइए। और दूसरा चीज है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एग्स, पैकेट मिल्क, ब्रेड और खाने पीने की चीजें यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ से और डिपार्टमेंट में भी ये इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं कि आईएनएस विक्रांत जो है यहाँ पे वाइजैक आने वाला है, जबकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए थी कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो अभी क्या होता है कि पाकिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट में और अगल बगल में भी चारों तरफ में यह खबर फैलाया जाता है, तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के जो लोग होते हैं या पाकिस्तानी जो एजेंट होते हैं, उन लोगों को जब इस चीज के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे आईएनएस विक्रांत आने वाला है, तो पीएनएस गाजी क्या करता है, अपना रूट चेंज कर लेता है और वो यहां जाने की जगह यहां चला जाता है अटैक करने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आईएनएस राजपूत जो था वो खराब कंडीशन में था, फिर भी आईएनएस राजपूत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करके पूरी तरह से खत्म कर देता है पीएनएस गाजी को। और जब पीएनएस गाजी को इंडिया का एक ऐसा नेवल शिप जो ऑलरेडी रिपेयरिंग के लिए गया हुआ था, जो ऑलरेडी खराब थी, जिसमें डैमेज था, वो तो बिल्कुल खत्म कर देता है, तो इन लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है। और उसी टाइम पे ठीक ये क्या करती है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेती है। वो लोग क्या करती है कि एयरफोर्स के जरिए यहां पे 5000 डमी आर्मी को एयर ड्रॉप करा देती है ईस्ट पाकिस्तान में। डमी आर्मी का मतलब है कि एक तरह से आर्मी का पुतला होता है जिसको आर्मी का ड्रेस पहनाया हुआ होता है, और ये डमी आर्मी जो है वो एयर ड्रॉप होती है पाकिस्तान में। तो फिर न्यूज मिलता है इन लोगों को कि पाकिस्तानियों को मारने के लिए यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने डमी आर्मी भी भेज दिया है। तो पाकिस्तान को यहाँ टेंशन होता है, तो पाकिस्तान तुरंत यूएस को बोलता है कि आप इस मुद्दा को देखिए, यूएन में उठाइए। यूएन में इसलिए उठाइए इस मुद्दा को क्योंकि इंडिया जो कर रहा है हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है और ऐसा नहीं होता है। और ये जो पीएनएस गाजी जो रहता है, ये पीएनएस गाजी पाकिस्तान को यूएस नहीं दिया होता है, तो यूएस का भी ऐसे भी दिमाग खराब होता है, बिल्कुल उसका मूड खराब होता है, क्योंकि पीएनएस गाजी पे अटैक हुआ और पीएनएस गाजी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। ये चूंकि यूएस ने पाकिस्तान को दिया था, तो यूएस उस टाइम पे पाकिस्तान के फेवर में आता है। जब यूएस पाकिस्तान के फेवर में आता है और यूएन में जाकर के बोलता है कि ये इंटरनेशनल मैटर है, इस तरह से इंडिया को नहीं करना चाहिए, तब इंदिरा गांधी, जिसने रशिया के साथ पहले ही डील किया था, वो रशियन गवर्नमेंट से बात करती है और रशिया अपने वीटो को यूज करता है। याद रखिए, वीटो को बाद में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। वीटो का मतलब है अगर कोई भी प्रपोजल है उसको अगर कैंसिल कराना हो, तो 5 कंट्री ऐसे हैं जिनके पास में वीटो है और उस वीटो राइट के थ्रू वो उस प्रपोजल को वहां पे कैंसिल करा सकता है। तो रशिया जो है इंडिया के फेवर में यहाँ वीटो करता है, और जैसे इंडिया के फेवर में वीटो करता है, वैसे ही ये जो प्रपोजल है जो यूएसए ने यूएन में उठाया था, वो यहाँ पे उस टाइम पे रुक जाता है, पेंडिंग हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा उठाती है इंडियन गवर्नमेंट। तब तक यहाँ पे ऑलरेडी अटैक कर देती है, नेवी से भी अटैक कर देती है और पाकिस्तान के लगभग लाहौर और उसके आसपास के हिस्से को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। एक तो उसका पीएनएस गाजी बहुत बड़ा नुकसान था, यूएन में यह मैटर अटक के रह गया, उससे कुछ नहीं हुआ। एक यहाँ पे खबर फैला कि एयर ड्रॉप कराया ऑलरेडी 5000 आर्मी वालों को, तो मुक्ति वाहिनी जो इसके अंदर की जो सेना थी जो ईस्ट पाकिस्तान के फेवर में लड़ रही थी, उन लोगों के लिए भी ये बहुत पॉजिटिव न्यूज रहता है और पाकिस्तानियों के लिए डर की बात होती है। और तब तक क्या होता है, जैसे हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, वैसे जैसे बिहार का एक गवर्नर है, यूपी का एक गवर्नर है, महाराष्ट्र का एक गवर्नर है, वैसे ही यहाँ का जो लेफ्टिनेंट जनरल रहता है उसके बिल्डिंग को भी टारगेट करके एयरफोर्स उड़ा देती है। जब उसका बिल्डिंग उड़ जाता है तो ये लोग बहुत डरते हैं और उस टाइम पे जो वहां का गवर्नर रहता है वो सीधा आता है और बोलता है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं अपने पोस्ट से, मुझे नहीं रहना है। क्योंकि अगर जान बचेगी तभी तो फिर आगे की पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि ऐसा हो गया तो फिर इन लोगों को बहुत दिक्कत लगता है और इन लोगों को लगता है कि अब तो ये लोग बिल्कुल वॉरफील्ड में हारने ही वाले हैं, क्योंकि गवर्नर का जो है ऑलरेडी घर उड़ा दिया है। तब इंडियन आर्मी यहां से बोलती है, मतलब कुलदीप सिंह की जो टीम है वो प्लान करती है कि अभी ईस्ट पाकिस्तान में जाकर वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को बोले, उसके गवर्नर को बोले कि या तो तुम अभी सरेंडर कर दो,
अगर तुम अभी सरेंडर कर देते हो तो हम लोग तुम्हें वापस छोड़ देंगे और अपने देश में जाने देंगे, या फिर जितना हम अटैक कर रहे हैं उससे 10 टाइम्स ज्यादा अटैक बढ़ा देंगे इधर। तो तुम्हें सिर्फ आधे घंटे का टाइम दिया जाता है, या तो सरेंडर करो या तो फिर अटैक के लिए तैयार रहो, क्योंकि हम लोग 10 टाइम्स और ज्यादा कर देंगे अटैक यहां पर। तब पहली बार पाकिस्तान को इंडिया के आगे सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि एयरफोर्स उसका डिस्ट्रॉयड है, उसके बहुत सारे आर्मी वालों को ऑलरेडी बहुत धक्का पहुंचता है, पीएनएस गाजी चला जाता है। और इस बीच में एक काम और करता है कि यूएस से पाकिस्तान हेल्प मांगता है, तो यूएस से हेल्प मांगता है तो यूएस अपना एक 7वां बेड़ा, कहते हैं इसको 7वां बेड़ा ही याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछता है, 7 सबमरीन की एक टीम भेजती है जिसमें एक साथ 7 सबमरीन चलते हैं और अटैक करते हैं। यूएस भेजते हैं, यूएस वाले भेज देते हैं पाकिस्तान के फेवर में 7वां बेड़ा, और ऐसे ही एक सेम ब्रिटेन भी भेजता है, बिकॉज ब्रिटेन भी उस टाइम पे पाकिस्तान के फेवर में आ रहा था। तो इंग्लैंड वाले भी भेजते हैं जिसका नाम रहता है ईगल, इसका नाम रहता है 7वां बेड़ा। ये आपको 7वां बेड़ा के नाम से ही क्वेश्चन आएगा, इसीलिए याद रखिएगा 7वां बेड़ा ये भेजते हैं। और ईगल ये भी एक सबमरीन की टीम होती है पूरी जो एक साथ अटैक करती है। ये लोग दोनों पाकिस्तान के फेवर में इस रूट से भेजते हैं। जब ऐसा होता है तो फिर इंडिया रशिया से बात करता है, और रशिया यहां से उसके पास भी एक सबमरीन की टीम है जिसको 40वां बेड़ा कहते हैं, जिसमें 40 सबमरीन की टीम होती है। तो रशिया यहाँ क्या करता है कि 40 सबमरीन की टीम को लेकर के इंडिया के फेवर में भेजता है और बोलता है कि अभी बहुत, अगर तुम लोग यहां से अटैक करते हो इंडिया पे, या यहां से किसी भी तरह का तुम लोग अटैक अगर करते हो तो हम लोग अटैक कर देंगे तुम्हारे इन दोनों पे। तो अब ये लोग बोलते हैं, ये लोग धमकी देते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो रशिया बोलता है कि 250 न्यूक्लियर बम हमारे पास भी है और हम लोग भी साथ में लेकर ही चले हैं, तो अगर तुम लोगों को करना है करो, तो हम लोग भी यहां से न्यूक्लियर बम मार देंगे। तो ये मुद्दा यहीं शांत हो जाता है, ब्रिटेन और यूएस पीछे चले जाता है। ये कहता है कि बहुत लेट हो गया, अब करके कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस टाइम पे, इंडिया को सपोर्ट करता है। और इसके बाद पाकिस्तान की जो आर्मी है, एक तो उसका मोरल डाउन हो जाता है, उसका मनोबल बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई कंट्री उनको बचा नहीं पा रहा है। फाइनेंशियली उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है, वॉर में बहुत ज्यादा लोग भी मरते हैं, बहुत सारे इनके जगह तबाह होते हैं। तो अब पाकिस्तान गवर्नमेंट फाइनली डिसाइड करती है कि नहीं, हम लोग सरेंडर करते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि ये लोग सिर्फ सरेंडर ही नहीं करते हैं, हमेशा के लिए गिनीज बुक में अपना नाम भी रजिस्टर करवाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 93,000 लोगों की आर्मी अपने आप को किसी कंट्री के सामने, किसी आर्मी के सामने सरेंडर कर रही थी। उन लोगों के आंखों में आंसू थे, और 93,000 सोल्जर्स की आर्मी अपने आप को सरेंडर करती है इंडियन आर्मी के सामने। और जब ऐसा होता है उसके बाद इंडिया इसको अलग करवाता है और इसको एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इसको एक नई पहचान दिलाता है, और इस जगह का नाम हो जाता है बांग्लादेश। इससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स एंड ईयर्स एंड फैक्ट्स है वो मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, जिसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। पीडीएफ में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बट अभी ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो डिस्प्यूट था, और ये जो बांग्लादेश यहां से एक नया नेशन बन के आता है, इसके लिए ये थ्योरी याद रखिए कि वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया, यूएस एंड रशिया का इसमें क्या रोल रहता है, और कैसे इंडियन आर्मी एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पाकिस्तान को रोकती है, और किस तरह से यहाँ पे इंडिया सक्सेसफुली अलग करा पाती है बांग्लादेश को, और एक नए इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में पूरे वर्ल्ड मैप में जगह दिला पाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।